हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक उद्विकास के बारे में चर्चा करेंगे। डार्विन के उद्विकास की सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय अंग्रेज समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया। स्पेंसर का मत है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता और समानता से जटिलता व भिन्नता की ओर हुआ। प्रारंभिक समाजों में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे, उनके कार्य घुले मिले हुए थे। यह स्थिति अनिश्चितता की थी, किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगी। उनमें कार्य विभाजन पैदा हुआ और विशेषीकरण पनपा। उदाहरण के लिए प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन संस्था के संबद्ध थे। धीरे धीरे इन कार्यों को करने वाले अलग अलग संगठन और संस्थाएं बनी। इससे समाज में जटिलता और भिन्नता की वृद्धि हुई। साथ ही विभिन्न संस्थाओं को पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। स्पेंसर ने लिखा कि प्रारंभ में कोई सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है, धीरे धीरे उनमें विकास अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। प्रथाओं में स्थायित्व आ जाने से वे कानून का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार से समूह की सामाजिक संस्थाएं प्रारंभ में एक दूसरे से मिली हुई सी लगती है, किंतु कालांतर में वे एक दूसरे से अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आदिम समाजों में हमें विभिन्न संस्थाओं का अभाव दिखाई देता है और उनमें प्रकारात्मक विविधीकरण भी नहीं होता है, किंतु जब नवीन परिवर्तनों के कारण उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपता है, तो वह औद्योगिक एवं जटिल समाज में परिवर्तन हो जाता है, जिससे अनेक भिन्नताएं पैदा हो जाती है। किंतु जटिल समाज की विभिन्न संस्थाओं और संगठन में पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है, क्योंकि एक संगठन एक ही प्रकार का कार्य कर पाता है और अन्य कार्यों के लिए दूसरे संगठन पर निर्भर रहना पड़ता है। उद्विकास की यह प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है। अब हम इसके रूप देखेंगे, स्वरूप देखेंगे उद्विकास के। तो उद्विकास का जो स्वरूप है वह किस तरह से है। तो उद्विकासवादियों ने उद्विकास के 3 प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला समरेखीय, दूसरा बहुरेखीय और तीसरा चक्रीय। तो समरेखीय उद्विकास क्या है, उसमें हम देखते हैं कि प्रारंभिक समाज उद्विकासवादियों की मान्यता थी कि समाज का उद्विकास एक सीधी रेखा के रूप में निश्चित क्रम में हुआ। विश्व के सभी समाज और संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है और इसमें विकास का एक ही नियम रहा। विभिन्न स्थानों पर समान रूप से उद्विकास का जो कारण मानव की मानसिक एकता है, और इसका अर्थ ये है कि यदि मनुष्यों को समान पर्यावरण मिले तो वे समान रूप से सीखेंगे, सोचेंगे। यही कारण है कि विभिन्न स्थानों पर समान अधिकार हुए, आविष्कार हुए। समरेखीय उद्विकास को मानने वाले विद्वानों में मॉर्गन थे, ऑगस्ट काम्टे थे, बेथोवन थे, टायलर थे, डे हर्डन थे, लेवी ब्रूल थे आदि थे। तो समरेखीय उद्विकासवादी समाज संस्कृति, धर्म, आर्थिक जीवन, परिवार, विवाह, कला एवं भाषा आदि के विकास के कुछ निश्चित स्तरों व क्रम का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए मॉर्गन समाज का विकास जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य समाजों से मानते हैं। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों के बारे में बताया: समृद्ध परिवार, समूह परिवार, सिंडे सिमियन परिवार,
पितृसत्तात्मक परिवार तथा एकाकी परिवार, इनका इन्होंने उल्लेख किया। टॉयलर ने धर्म का उद्विकासवाद बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर माना। आर्थिक जीवन का विकास शिकारी, पशुपालन, कृषि एवं प्रौद्योगिकी अवस्थाओं से हुआ। कला का विकास प्राकृतिक, प्रतीकात्मक, ज्योमितीय स्तरों से हुआ। कोई भी समाज या संस्कृति बुद्ध विकास के किस स्तर पर हैं, इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे किस अवस्था को पार कर चुके हैं। अब आता है बहुरेखीय उद्विकास। जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास के समरेखीय सिद्धांत के स्थान पर बहुरेखीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता है कि विश्व के सभी समाज और संस्कृतियाँ उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी, बल्कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न क्रम रहा। स्टीवर्ट ने पेरन, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चाइना की संस्कृतियों और समाजों का अध्ययन करने पर बताया कि सभी विभिन्न क्रमों से उद्विकास विकसित होकर के समान अवस्थाओं में पहुँचे। बहुरेखीय उद्विकासवादियों का यह कहना था कि उद्विकास का कोई एक क्रम न होकर के अनेक क्रम है। उदाहरण के लिए एक समाज पहले पशुपालन अवस्था में रह करके फिर शिकारी, कृषि, औद्योगिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। परिवार बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और एक विवाह की स्थिति से पहुंच सकता है। इस प्रकार से बहुरेखीय उद्विकासवाद का जन्म जो है समरेखीय उद्विकास की आलोचना के रूप में हुआ। तीसरा प्रकार जो स्वरूप था उद्विकास का वह था चक्रीय या पैराबोलिक। तो इस प्रकार के उद्विकास में विश्वास करने वाले विद्वानों का यह कहना था कि उद्विकास एक चक्र के रूप में घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर या उतार चढ़ाव के क्रम में होता है। उद्विकास से संबंधित ये मत सबसे बाद में आया, अतः इन्हें नव उद्विकासवादी भी कहा जाता है। लेस्ली वाइट इस प्रकार के विचारकों में प्रमुख हैं। उनका यह कहना था कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न होकर के अनुवर्त रेखा, वक्र रेखा के रूप में होता है। पैराबोला का तात्पर्य कि घोड़े के खुर में ठोकी जाने वाली नाल से है, जिसकी आकृति कोष्टक में दिए गए चित्र अर्थात जो ये दिया हुआ है, जो आपका डायग्राम है, उसमें बताया गया है कि प्रथम स्थिति जो स्थिति उस स्तर में प्रॉपर्टी पर सामूहिक अधिकार था, वस्त्रों का अभाव था, यौनाचार था। दूसरी स्तर में संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार, सारे शरीर पर वस्त्र धारण किया, फिर एक विवाह की स्थिति आई। फिर तीसरी स्थिति में राज्यों के द्वारा प्रॉपर्टी पर सामूहिक अधिकार हुआ और नग्नतावाद एक शारीरिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में आया और यौन स्वच्छंदता की तर्क द्वारा पुष्टि की गई। इस प्रकार से ये चक्रीय उद्विकास के रूप में प्रदर्शित होती है। तो इनके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है और धीरे धीरे वह इसके विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है, किंतु एक नए और उच्च रूप में भी आती है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ में सामूहिक प्रॉपर्टी पाई जाती थी, धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व हुआ और आज पुनः राज्यों के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की धारणा पनपी। इस प्रकार प्रारंभ में मानव वस्त्रों के अभाव में नंगा रहता था। एक समय ऐसा आया जब पूरे शरीर को वस्त्र से ढकता था और पुनः फैशन के नाम पर कम से कम वस्त्र पहनने लगा। तो इस प्रकार से प्रारंभ में यौन अनाचार की स्थिति थी, फिर एक विवाह का प्रचलन हुआ और आज पुनः यौन स्वच्छंदता की दलील दी जाने लगी। तो पैराबोलो के रूप में उद्विकास को हम जैसा कि चक्र के द्वारा देखा है। तो उद्विकास के जो 3 स्वरूप थे उसके बारे में इन्होंने समाजशास्त्र में बताया। उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन। उद्विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हमने पूर्व में वर्णन कर लिया है। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है जो अच्छाई, बुराई अथवा किसी दिशा या परिवर्तन के गुण व मात्रा आदि का बोध नहीं करता, जबकि उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें दिशा, कर्म, गुण आदि निश्चित होते हैं। तो इस अर्थ में सामाजिक उद्विकास
सामाजिक परिवर्तन का एक पार्ट है, भाग है, और दोनों का ही संबंध समाज में घटने वाले या होने वाले परिवर्तन से बताया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।